वेलकम बैक इन दिस स्टूडियो क्लास। आज पॉलिटिकल साइंस मेजर फोर्थ पेपर के लिए हम लोग एक टॉपिक जो है एन इमर्जिंग पावर सेंटर इंडिया। भारत एक पावर सेंटर के रूप में इमर्ज कर रहा है। कैसे इमर्ज कर रहा है, किन किन बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत सही में एक पावर सेंटर के रूप में इमर्ज कर रहा है। इससे पहले थोड़ा सा समझ लें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व 1991 तक पूरे विश्व में दो पावर सेंटर काम करते रहे, एक अमेरिका और एक सोवियत रूस। तो 1991 में सोवियत रूस का जब विघटन हो गया तो उसके बाद देखा गया दो चार मामले में, जैसे खाड़ी युद्ध वगैरह में, तो उस समय लगा कि अमेरिका यूनी पावर सेंटर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है और लगा कि अमेरिका का ही हेगेमोनी चलेगा, विश्व में अमेरिका का ही वर्चस्व रहेगा। लेकिन अभी की जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है उसमें हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे यूनी पावर सेंटर नहीं काम कर रहा है, मल्टी पावर सेंटर, सॉरी, डुअल जो दो सेंटर था वो जमाना भी गया। एक अमेरिका भी अब अमेरिका वर्चस्व की स्थिति में पूरी तरह से नहीं है और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में मल्टी पावर सेंटर उभर रहा है और आगे बढ़ रहा है। उसी मल्टी पावर सेंटर के क्रम में भारत भी एक इमर्जिंग पावर सेंटर के रूप में अपने को अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में देखें हम तो भारत ने जैसे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में, परमाणु या अंतरिक्ष क्षेत्र में, सब में शक्ति और आर्थिक क्षेत्र विकास के आधार पर तीव्र गति से विकास करता हुआ एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में अपने को स्थापित किया है। क्षेत्रीय विकास में भी, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी भारत अपने आप को बहुत डेवलप किया है। इसी कारण से इसको एक प्रॉमिसिंग एंड इमर्जिंग पावर सेंटर माना जाता है। अब देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व के दूसरे स्थान पर आता है। इससे पहले चीन, चाइना सब जनसंख्या के आधार पर पहला सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन दोनों के जनसंख्या में हम लोग देखेंगे कि भारत के पास क्वालिटी पॉपुलेशन है और जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है एज ग्रुप 15 से लेकर 35 तक, उसमें भारत की 88 करोड़ जनसंख्या आती है। तो ये भारत को चाइना और जापान से बेहतर स्थिति में लाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और चाइना और जापान में देखा जाए तो ये पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन की अपेक्षा बुजुर्ग का पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है। तो एक ये हुआ। फिर आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ संसाधन है या हम लोग जापान की तरह अपने आप को डेवलप कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में। नहीं, हम लोगों के यहाँ संसाधन की प्रचुरता है। यहाँ देखा जाए तो आधारभूत उद्योग की स्थापना के लिए जिन आधारभूत तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे कोयला की ज़रूरत होती है, लोहा की ज़रूरत होती है, तो इसमें भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। और इसके अलावे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी भारत प्रगति कर रहा है। और कुछ मामले में तो जैसे पहले ये मार्केट था, तो अब ये एक निर्माण हब के रूप में भी अपने को स्थापित कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये में संसाधन की प्रचुरता में मानव संसाधन की भी प्रचुरता हमारे यहाँ है। अभी मैंने बताया कि सेकेंड पोजीशन पे हमारा ये है। और कैसे मानव की प्रचुरता 88 करोड़ जो वर्किंग पॉपुलेशन हम लोगों के यहाँ है, उसके आधार पे भारत को क्या फ़ायदा मिलता है कि जो एमएनसी कंपनी है वो भारत को प्राथमिकता देती है। और उसी आधार पे यहाँ पे चूँकि हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक है, वर्किंग पॉपुलेशन है और लागत कम लागत में ये उपलब्ध हो जाते हैं, इस वजह से मल्टीनेशनल कंपनी का भी ये चॉइस है। अब देखेंगे हम लोग तो संसाधन के रूप में हम आत्मनिर्भर हैं और जो बेसिक संसाधन चाहिए उसका विकास
भी तेजी से हो रहा है हमारे यहाँ। अब सैन्य सैन्य क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि सैन्य क्षमता की दृष्टि से भारत विश्व में अपना चौथा स्थान रखता है। मतलब सैन्य क्षमता में भारत से 3 अन्य देश आगे हैं और चौथे स्थान पे भारत ही है। और एक रिपोर्ट सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश भारत ही है। उसके बाद देखेंगे कि कैसे अपने को ये स्थापित कर रहा है। 2019 से ही भारत पूर्व एशिया और खाड़ी देश को मिसाइल निर्यात किया है। पहले ये दूसरे देशों से मंगाया भी है और धीरे धीरे अपने को स्वदेशी तकनीक को बढ़ाते हुए ये दूसरे देश में निर्यात भी कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखें क्या क्या निर्यात कर, जैसे अर्जुन है, युद्ध टैंक है, 155 मिलीमीटर गोला बारूद भी ये सब ये निर्यात करता है। अब देखिए कि सैन्य क्षमता में परमाणु परीक्षण का कैसे लाभ मिल रहा है भारत को। 1998 में भारत पहली बार सफल परमाणु परीक्षण किया था और अगले ही साल 1999 यहाँ होना चाहिए अग्नि 2 का परीक्षण भी भारत कर लिया था। और ये अग्नि 2 की क्या विशेषता है कि परंपरागत और परमाणु दोनों हथियार ये ढो सकता है आराम से और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। अच्छा, इसके अलावे भूमि से हवा में मार करने की क्षमता भी भारत ने विकसित की है। अब देखिए कि नौसेना के क्षेत्र में क्या होता है। नौसेना के क्षेत्र में भारत INS प्रबल, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य ये सब डेवलप किया है। INS प्रबल के बारे में तो 65% जो ये है स्वदेशी तकनीक से ये बना हुआ है। अब आइए वायुसेना में भी भारत के पास विभिन्न श्रेणी के विमान जैसे सुखोई है, मिराज है, लक्ष्य। और लक्ष्य जो है वो पायलट रहित विमान है, उसमें पायलट नहीं होता है। और एक और इसमें भारत के वायुसेना में क्षमता का जो विकास हुआ उसमें एक है PSLV के कारण भारत को जो क्षमता हुई है उसमें 5 टन चाहे वो रासायनिक हो, जैविक हो या परमाणुक विस्फोट अपनी उपलब्ध तकनीकी के आधार पर कर सकता है विस्फोट उसमें। अच्छा, परमाणु क्षेत्र में और है जैसे ब्रह्मोस और बराक से युक्त जो विमान है वो INS चेन्नई का भी जलावतरण हुआ, मतलब ये शामिल हुआ 2016 में भारत के पास। अब देखिए कि अपने शत्रु को एयरफोर्स के माध्यम से कैसे भारत परास्त करने में सफल हो पाता है। जैसे 2016 में 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता और 1 टन परमाणु बम ढोने की क्षमता का अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। उसके बाद 2017 में मिसाइल से मिसाइल नष्ट करने वाला इंटरसेप्टर का परीक्षण किया भारत और उसमें वो सफल भी हो गया। ये क्षमता, इंटरसेप्टर की क्षमता प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा बड़ा देश है और इससे पहले ये क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस और इजराइल के पास है। चौथा भारत ही वो देश है। इसके बाद देखिए 2014 में क्रूज मिसाइल का शामिल होना, 15 में सुपरसोनिक मिसाइल आकाश का शामिल होना, उसके बाद इसी साल बैलिस्टिक अग्नि 4 का शामिल होना। फिर 2019 में एंटिक सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ और ये बहुत महत्वपूर्ण इस हिसाब से था कि इसमें अंतरिक्ष सुरक्षा हेतु ये किया गया था, अपने अंतरिक्ष को सुरक्षित करने। जैसे कोई दुश्मन का कोई ये है जहाज है और वो छिप कर अगर चाहे हमारे रडार के ये से बाहर आकर, एयर डिफेंस सिस्टम है उसको झुठलाते हुए अगर चाहे कि भारत में आके किसी भी समय आक्रमण कर दें, तो ये इस इंटरसेप्टर की वजह से वो संभव नहीं हो पाएगा। तो एक तरह सबसे पहले भारत अपने अंतरिक्ष को सुरक्षित किया, उसके बाद एमिनेट सेट लॉन्च किया। इसमें क्या है, भारत को एक्स्ट्रा पावर मिला कि दुश्मन का छिपा हुआ जो छिप के भी आएगा हमारे यहाँ अटैक करने के लिए, तो वो भी इसको पता चल जाएगा और भारत उसको वेरीफाई करके जैसे भी होगा अटैक करने से पहले ही समाप्त करने की क्षमता यहाँ पे डेवलप कर लिया था। उसके बाद
2019 में ही स्वदेशी तकनीक से सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ और इसकी सहायता से एयरफोर्स और ज़्यादा मजबूत हुआ कि यहाँ अपने अंतरिक्ष को सुरक्षित कर रहा है। फिर यहाँ हुआ कि दुश्मन के छिपे हुए रडार या और जो ये है उसको स्पष्ट जान लेने की क्षमता विकसित कर लिया। और उससे भी 2 कदम आगे जाकर इसने जो तीसरा निर्भय का ये किया है, इससे वो दुश्मन के पूरा वायु सुरक्षा पट्टी को तोड़कर वहाँ पर जाकर उसको जैम कर दे सकता है और वहाँ पे जाके अटैक कर सकता है। अभी पहलगांव के रिएक्शन में भारत ने ये पाकिस्तान में जाकर जो 10-11 उसके सैनिक आतंकवादी ठिकाने को नष्ट किया है, उसके पीछे यही निर्भय का हाथ है। इसमें ऐसा हुआ कि वो बर्बादी 2 दिन में नहीं हुआ, अर्थात जो लड़ाई हुई उसमें नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ इस निर्भय के आधार पे, निर्भय की क्षमता के आधार पे भारत पाकिस्तान में 23 मिनट के लिए पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर दिया और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो गया किसी तरीके से। भारत जो अटैक किया और जल्दी उसने जो आतंकवादी अड्डे को नष्ट किया, वो उसी 23 मिनट में 11-12 अड्डे को नष्ट किया था। और यही निर्भय था जो पाकिस्तान को कमज़ोर एयर डिफेंस सिस्टम को जीरो कर दिया। और सफलतापूर्वक इस तरीके से देखा जाए तो भारत तीनों क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ गया है। और आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे उसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की क्या पॉलिसी है जिसकी वजह से पाकिस्तान से वो युद्ध को आगे नहीं किया। और स्पष्ट कहा था कि वो पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता है, वो वहाँ का जो सैनिक अड्डा है, जो आतंकवादी अड्डा है, उसको नष्ट करना चाहता है। कि जो भी कार्रवाई यहाँ पे हुई थी पहलगांव में, वो आतंकवादियों का काम था। और पाकिस्तान चूंकि आतंकवादियों को स्थान दे रहा था, इसलिए उस अड्डे को नष्ट करना जरूरी था। नहीं तो ये पूरे सार्क कंट्रीज, दक्षिण पूर्व एशिया में एक समय आएगा जो बुरी तरह से हावी हो जाएंगे और सही ढंग से काम और विकास का काम नहीं हो पाएगा। तो एक ये हो गया। अब आइए इस क्षेत्र के बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास दर आर्थिक विकास भारत किस दर से कर रहा है। तो आर्थिक विकास में देखेंगे जैसे कृषि के मामले में, उद्योग के मामले में, फिर सेवा के मामले में भारत निरंतर प्रगति करता हुआ विश्व में 3रे स्थान पे आ गया है। यह, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह अपने को एक विश्व मार्केट, 21वीं शताब्दी से पहले भारत को एक विश्व मार्केट के रूप में देखा जाता। तो इसका इम्पोर्टेंस वही माना जाता था कि भारत दूसरे देशों के लिए आर्थिक क्षेत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एक बहुत बड़ा विश्व मार्केट है, 2nd लार्जेस्ट मार्केट होगा। तो लेकिन भारत बहुत सफलतापूर्वक अपने को विश्व मार्केट के छवि से बाहर निकालकर खुद को एक निर्माण हब के रूप में डेवलप कर रहा है। कैसे, मैंने बताया कि 2019 में वो यहाँ तक कि बहुत सारे मिसाइल वगैरह का भी, अर्जुन का तो 155 मिलीमीटर गोला वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, उससे वो निर्माण ही नहीं निर्यात के तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तो एक ये हुआ। उसके बाद देखेंगे यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी लगातार वृद्धि हो रही है और यहाँ पे जो मानव संसाधन है उसकी वजह से। उसके बाद वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय मुद्रा शेयर बाजार में बेहतर प्रदर्शन किया है और अपनी उभरती हुई आवश्यकता को समायोजित करने के लिए खुली और गतिशील व्यापार नीति अपनाई गई है भारत में। उसके बाद आइए, तो इसमें 2 चीज़ है कि आवश्यकता को समायोजित करना और बेहतर प्रदर्शन करना। अब देखते हैं कि क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत क्या कर रहा है। क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की अपनी विदेश नीति, सार्क की नीति, सार्क में भारत की भूमिका और नेबरहुड पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी, ये सब लुक ईस्ट पॉलिसी इसका बिम्स्टेक के में काम कर रहा है। और यहाँ क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत का मेन मुद्दा है कि आर्थिक एकीकरण, इस क्षेत्र का आर्थिक एकीकरण किया जाए, राजनीतिक
और जब विकास तेजी से होगा और सारी समस्याओं का समाधान आपस में मिलजुल कर होगा, और दुश्मनी छोड़ के अपने किस तरीके से जो 1980s में अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे यूरोपियन देश अपने आप को डेवलप कर लिए थे। यूरोपियन संघ तो 1950 में डेवलप हो गया था और 1957 में अपना अस्तित्व पा लिया, राजनीतिक अस्तित्व भी पा लिया था। तो उस सब के काट में भारत और बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान या अन्य कोई देश हो, एक कमज़ोर स्थिति में था। तो उसका एक अच्छा समाधान ये सार्क हो सकता है और ये क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरना हो सकता है। तो सार्क में मेन मुद्दा है आर्थिक एकीकरण का। राजनीति कुछ राज्य में है कि भारत को छोड़ के देखा जाए तो इसमें अस्थाई पॉलिटिकल अस्थाई तो नहीं है, कभी डिक्टेटरशिप आ जाता है, कभी जैसे बर्मा में देखिए कि जो सही गवर्नमेंट है उसको किंग ऑन सूची, तो उसको सरकार ही उतना मैंडेट उसको मिला हुआ था, फिर भी उसको सरकार नहीं बनाने दिया। तो इस तरह के एक भारत ही उन सारे देशों में ऐसा है जहाँ पे ये सब परेशानियाँ नहीं है, और संविधान जिस दिन से यहाँ वर्क करना शुरू किया है वहाँ से लोकतंत्र काम कर रहा है। निसंदेह इसमें कमियां हैं, लेकिन भारत उस कमी को भी धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। तो ये लोग यहाँ पे क्या है, सार्क में साझा संस्कृति, साझा मार्केट, ये सब डेवलप करना चाहते हैं कि ठोस ढंग से इधर यहाँ विकास हो सके, और इस क्षेत्र की जो कमियां हैं उससे भी लड़ने के लिए, जैसे भुखमरी है, निर्धनता है और आतंकवाद है, इस मामले में भी एक दूसरे से सहयोग करते हुए आगे बढ़ने का भारत का ये है। और यही सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए मजबूत माहौल पैदा करना चाहता है भारत। और उसके बाद देखेंगे कि अन्य क्षेत्रों में देखिए, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में ये हुआ, इसमें बांग्लादेश के साथ देखेंगे संबंध, तो बहुत सारी चीज़ है एक दूसरे से, जहाँ सरकार अगर सपोर्टिव रहती है तो वहाँ पे तेज़ी से विकास होता है। जैसे बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार है, तो आवामी लीग के समय में हम देखते हैं कि वहाँ पे भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध हो जाता है, तो लगता है कि सार्क मजबूत हो रहा है। और फिर बीएनपी की सरकार जब वहाँ पे आती है, हालांकि मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट बीएनपी से भी अच्छा संबंध रखने की कोशिश की है, और जो अपोजिशन लीडर है या दूसरा तीसरा ग्रुप है जिससे भारत के नेशनल इंटरेस्ट को फ़ायदा होगा, उन सारे ग्रुपों से भी बातचीत का दरवाज़ा खोले रखे हैं और बातचीत किए हैं ताकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा मिल सके और वो भी हमारे स्टैंड को समझ सके। तो ये हो गया। अब दूसरे क्षेत्र में देखते हैं, तो ये इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसको दूर किया जा रहा है। इसका एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जैसे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो इसमें जो आतंकवादी हैं भारत से जाके वहाँ पे छिप जाते हैं, बांग्लादेश में जाके छिप जाते। बांग्लादेश भी चूँकि सार्क का सदस्य है, इसलिए मैं यहाँ पे ये एग्जांपल दे रही हूँ। तो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जिसमें 7 स्टेट्स आते हैं, वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल करना विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और बांग्लादेश के कोऑपरेशन से हम असम की समस्या से भी निजात पाए हैं, और जब सरकार एकदम मजबूत स्टैंड लेती है तो हम लोग सुरक्षित एक विकास की कल्पना करने लगते हैं कि हाँ, ये संभव हो पाता है। अब देखिए, इन सारी बातों के अलावे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है। अच्छा, 2014 में सबसे पहले मंगल पर भारत ही पहुंचा था। अब 2035 तक गगनयान शुक्र ग्रह पर, गगनयान जो है सो पहला मानव युक्त विमान भी शुक्र ग्रह पर पहुंचने वाला है। इस तरह से भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। अपने नेशनल इंटरेस्ट को तो सुप्रीम सब देश मानते हैं, तो भारत भी उसको मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी विश्व कल्याण पर सदैव जोर देता रहा है, और अपने पड़ोसियों के साथ, दूसरे देशों के साथ अच्छा संबंध हो, युद्ध विराम रहे, युद्ध हो ही नहीं, अगर हो गया तो तुरंत विराम लगे, और हम लोग अपने क्षेत्र में भी विकास तेजी से कर सकें। तो भारत की भूमिका राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में देखने से पता चलता है कि इन सारे बिंदुओं पे भारत एक इमर्जिंग पावर सेंटर के रूप में उभर रहा है। ऐसे ही चीन भी उभर रहा है, रूस भी उभर रहा है,
तो आज के क्लास में हम लोग भारत के बारे में पढ़े हैं। आज का क्लास यहीं तक। अगर कोई क्वेरी इसमें हो तो आप ऑफलाइन में पूछ सकते हैं या इसमें भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।